हेलो डियर स्टूडेंट, करियर पॉइंट नामली यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद है आप बोर्ड परीक्षा के पेपर अच्छे से दे रहे होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं गणित बहुविकल्प प्रश्नों को जो 1 अंक में आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए ना कोई देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए बच्चों, आज का हम हमारा 10वां अध्याय शुरू करते हैं जिसका नाम है व्रत। ठीक है, तो व्रत से एक क्वेश्चन कंपलसरी हर साल पूछा जाता है बोर्ड परीक्षाओं में। तो ध्यानपूर्वक देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक देखते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या होती है अप्रतिच्छेदी रेखा? जब रेखा का वृत्त से स्पर्श ना हो। जैसा कि मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, एक रेखा को बनाया। आप इस वृत्त और इस रेखा को देखें, क्या ये दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रही है? आपका जवाब होगा नहीं, स्पर्श नहीं कर रही है। तब इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं? अप्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी रेखा। क्या कहते हैं इसको? अप्रतिच्छेदी रेखा। जब वृत्त और रेखा के बीच में कोई स्पर्श न हो, अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। छेदक रेखा। जब रेखा का वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो। जैसे कि एक वृत्त मैंने बनाया, ठीक है, एक रेखा इसके अंदर से होकर गुजरी, तो आप देखेंगे कि जब रेखा का वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो, यानी इसके अंदर कितने दो बिंदु हो, या वो रेखा जो वृत्त में छेद करते हुए गुजरती है, छेदक रेखा कहलाती है। क्या कहलाती है? छेदक रेखा। अच्छा, छेदक रेखा को प्रतिच्छेदी रेखा भी कह सकते हैं। कौन सी रेखा कह सकते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा भी इसको कहा जा सकता है। ठीक है, जब रेखा का वृत्त में दो उभयनिष्ठ बिंदु हो। कितने उभयनिष्ठ बिंदु हो? दो उभयनिष्ठ बिंदु हो, तब उसे कौन सी रेखा कहते हैं? छेदक रेखा। ये वाली रेखा क्या कहलाएगी? छेदक रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? छेदक रेखा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्पर्श रेखा। जब रेखा का वृत्त में एक और केवल एक उभयनिष्ठ बिंदु हो। कितना? एक और केवल एक। जैसे कि एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक, और वृत्त में एक रेखा जब मैंने खींची, जब रेखा को हमने खींचा, तो आप देखेंगे कि यह जो रेखा है वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श कर रहा है। कितने बिंदु को स्पर्श कर रहा है? एक बिंदु को। इसलिए इस प्रकार की रेखा को क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। कौन सी रेखा कहते हैं? स्पर्श रेखा। वह रेखा जो वृत्त को स्पर्श करे स्पर्श रेखा कहलाएगी। वह रेखा जो वृत्त के अंदर से होकर गुजरे, दो बिंदुओं को छेद करते हुए, प्रतिच्छेदी या छेदक रेखा कहलाती है। वह रेखा जो वृत्त से स्पर्श नहीं करती है क्या कहलाती है? अप्रतिच्छेदी रेखा कहलाती है। ठीक, एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। स्पर्श बिंदु से क्या होता है? स्पर्श बिंदु वृत्त और स्पर्श रेखा का वह बिंदु जहाँ पर वृत्त और स्पर्श रेखा क्या हो रही है? एक दूसरे को स्पर्श कर रही है। रेखा और वृत्त जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है उसे कहते हैं स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु इसको हम कहते हैं। ये तीनों पॉइंट, प्रतिच्छेदी रेखा, छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, ये तीनों पॉइंट आप याद रखिएगा। इसमें से क्वेश्चन अभी इस परीक्षा में बिल्कुल आएगा। ठीक है, और भी कुछ नोट पॉइंट है उनको देखिएगा। स्पर्श रेखा वृत्त पर केवल एक बिंदु को स्पर्श करती है। देखिए, स्पर्श रेखा वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है, बिल्कुल, ये हम समझ गए हैं। आगे, एक वृत्त पर अनंत, अनंत यानी जिसकी गिनती ना की जा सके, वैसी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, जैसे कि एक वृत्त बनाया मैंने, ठीक है, अब वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखा खींचा, जैसे कि ये स्पर्श रेखा खींच दी, ठीक है, एक ये स्पर्श रेखा खींच दी, ये स्पर्श रेखा हमने खींच दी, ये स्पर्श रेखा खींच दी। तो वृत्त पर खींची जा सकने वाली रेखाएं, स्पर्श जो होती है वह अनंत होती है, लेकिन स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं इसके बारे में। स्पर्श बिंदु। अब स्पर्श बिंदु क्या होता है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। ठीक है, जैसे कि मैंने एक वृत्त बनाया, ठीक है, अब वृत्त बना दिया है, तो वृत्त पर मैंने क्या करा, यहाँ से एक स्पर्श रेखा जा रही है, जैसे कि ये स्पर्श रेखा गई। ठीक, इस स्पर्श रेखा को हमने नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दिया इस स्पर्श रेखा को हमने? ए बी। वृत्त में आप जानते हैं क्या होता है? मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं। ये हमारा केंद्र, ये हमारी स्पर्श रेखा। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। वृत्त के किसी बिंदु, ये रहा वृत्त का बिंदु, पर स्पर्श रेखा, ये रही स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु, ये रहा हमारा स्पर्श बिंदु,
से जाने वाली त्रिज्या, त्रिज्या कहाँ होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। और यह त्रिज्या जो होती है वह क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब। लंब होता है कितने डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का कोण बनता है। जैसे अगर मैं केंद्र को नाम O दे दूँ, यहाँ पर स्पर्श बिंदु को नाम P दे दूँ, तो कह सकते हैं OP जो है लंब है, लंब है किस पर लंब है, स्पर्श रेखा AB पर। ऐसा कब होता है, जब हम स्पर्श रेखा को खींचते हैं तो केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह क्या हो जाती है, लंब हो जाती है। किस पर लंब हो जाती है, स्पर्श बिंदु पर लंब हो जाती है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और भी समझते हैं, ठीक। देखिएगा, वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु, जैसे कि हमने एक वृत्त बनाया, ठीक, वृत्त के बाहर स्थित, हमने बाहर स्थित एक बिंदु बनाया, ठीक है। तो वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से जाने वाली वृत्त पर दो और केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। जैसे मैं कहूँ कि ये हमारा एक वृत्त है और यह एक हमारा बाह्य बिंदु है। अच्छा, बाह्य बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचिए, देखते हैं कितनी खींच सकते हैं। बाह्य बिंदु लिया, स्पर्श रेखा को खींचा, ठीक है, एक स्पर्श रेखा हमने खींच दी। अच्छा, और भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, हाँ, तो आप कहेंगे नीचे की ओर, चलो नीचे की ओर स्पर्श रेखा खींच देते हैं, ये खींच दी स्पर्श रेखा। अब आप बताइए, क्या और भी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, बताइए बताइए। नहीं खींच सकते। अगर आप यहाँ से स्पर्श रेखा खींचने जाएंगे तो ये तो छेदक रेखा हो जाएगी, बाहर की तरफ जाएंगे तो अस्पर्श रेखा हो जाएगी। यानी कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर केवल और केवल कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं कहूँ कि वृत्त का केंद्र क्या है, O, बाह्य बिंदु क्या है, B, तो आप P से लेके A पर और P से लेकर B पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, केवल दो रेखाएं खींची, स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक नोट पॉइंट को ध्यान रखेंगे, क्या है नोट पॉइंट, उसको भी देख लेते हैं। बाह्य बिंदु से, ये बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है। अच्छा, ये लंबाई क्या होती है, हमेशा बराबर होती है। बाह्य बिंदु से जो दो स्पर्श रेखा खींचते हैं उन दोनों की लंबाई हमेशा क्या आती है, बराबर। यानी कि ए से लेकर पी तक की लंबाई और बी से लेकर पी तक की लंबाई दोनों क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं, अंतिम पॉइंट पढ़ते हैं, क्या दिया है। दो सकेंद्रीय वृत्तों में, दो सकेंद्रीय वृत्त। अब आप सोच रहे होंगे सकेंद्रीय शब्द क्या है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा जो मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है, ठीक है। थोड़ा वृत्त सही नहीं बन पाया, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। दो वृत्त मैंने बनाए हैं, इनका केंद्र क्या है, एक ही है। तो जब दो या दो से अधिक वृत्तों का केंद्र एक होता है उसको बोलते हैं सकेंद्रीय, यानी एक ही केंद्र वाला। और कितने वृत्त हैं यहाँ पर, दो वृत्त, दो वृत्त आपको दिख रहे होंगे। मैं बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा, देखिए ये बड़ा वृत्त है, बड़े वृत्त की मैंने एक जीवा खींची, क्या खींची है, जीवा खींची है। इस जीवा को नाम दे देते हैं ए बी। क्या नाम दिया इस जीवा को, ए बी। तो देखिए बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, देखो छोटे वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श करती है। स्पर्श बिंदु पर, ये स्पर्श बिंदु होता है हमारा, ठीक है। स्पर्श बिंदु को नाम क्या दे देते हैं, पी। स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, यानी ये कितने भागों में टूट जाती है, दो भागों में टूट जाती है। यानी कहने का अर्थ है कि जब दो सकेंद्रीय वृत्त को खींचेंगे तो बाहर वाले वृत्त जो है, बड़ा वाला वृत्त, इसकी जीवा अगर इस वृत्त को स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु जो है वह जीवा को दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। यानी ए से लेके पी तक की दूरी, पी से लेके बी तक की दूरी की क्या होगी, बराबर हो जाएगी, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, अध्याय 11। क्या लिखा है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस चैप्टर में हम वृत्त जो भी पढ़ा है पार्ट 10 में, और उन वृत्तों का क्षेत्रफल निकालना हम सीखते हैं। एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे त्रिज्याखंड क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा, पहले मैं एक वृत्त बना देता हूँ, ठीक। एक वृत्त बनाया, वृत्त में दो त्रिज्याएं हैं, चलो त्रिज्या बनाते हैं। त्रिज्या हम जानते होंगे, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है, त्रिज्या। कितनी खींचनी है, दो, दो खींच दीजिए, खींच दी। तो दो त्रिज्याओं, तो ये रही दो त्रिज्याओं और संगत चाप, इसको क्या कहते हैं, इसको कहा जाता है चाप। ये क्या कहलाता है, चाप। और ये दोनों क्या कहला रही है, इस वाली रेखा और इस वाली रेखा को क्या बोल रहे हैं, त्रिज्या, ठीक है। तो चाप और त्रिज्या से घिरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र घिर रहा है, जरा देख के बताइए, ये वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, ठीक। ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है इसी को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, त्रिज्या खंड। दो त्रिज्याओं और संगत चाप, दो त्रिज्याओं
और संगत चाप से घिरा क्षेत्र क्या कहलाता है? त्रिज्या खंड कहलाता है। अच्छा, त्रिज्या खंड भी दो तरह का होता है। वृत्त में आप त्रिज्या खंड बनाएंगे तो दो होगा, एक तो छोटा भाग और बचा हुआ क्या होगा? बड़ा भाग, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या द्वारा और चाप द्वारा घिरा क्षेत्र है, तो दो होंगे। छोटा वाला हिस्सा जो है, जो आपको दिख रहा है, इसको हम कहते हैं लघु त्रिज्याखंड। क्या कहते हैं? लघु त्रिज्याखंड। ठीक। और ये बड़ा वाला जो क्षेत्र है जो खुला रह गया है, मैंने इसको घेरा नहीं है, डार्क नहीं किया है, इस वाले क्षेत्र को कहते हैं दीर्घ, क्या कहते हैं? दीर्घ त्रिज्याखंड। कौन सा खंड? त्रिज्याखंड। वो भी कौन सा? दीर्घ। दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, लघु का अर्थ क्या होता है? छोटा। तो लघु त्रिज्याखंड और दीर्घ त्रिज्याखंड के बारे में आप ध्यान रखिएगा। ठीक। वृत्तखंड की तरफ बढ़ते हैं। वृत्तखंड क्या होता है? फिर से मैं क्या करूँगा, एक वृत्त बनाऊंगा, ये वृत्त बना दिया। जीवा, तो पहले जीवा खींच दी जाए। जीवा जानते हैं ना क्या होता है? परिधि से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। ये क्या है? हमारी जीवा है। ठीक। और संगत चाप, अभी आपको बताया था, संगत चाप कहाँ पर होता है? परिधि पर। ये परिधि पर खींचा हुआ, ये क्या कहलाता है? संगत चाप कहलाता है। तो जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र घिर रहा है? जहाँ पर मैं पेन से डार्क कर रहा हूँ, यह छायांकित भाग क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? वृत्तखंड कहलाता है। वृत्तखंड भी दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कैसे? जैसे आप देख रहे हैं, छोटा हिस्सा है, इसको हम क्या कहेंगे? लघु। लघु मतलब छोटा। वृत्तखंड, वृत्तखंड। बड़ा वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? बड़ा वाला हिस्सा तो क्या कहेंगे? दीर्घ, दीर्घ वृत्तखंड, दीर्घ वृत्तखंड। त्रिज्याखंड क्या होता है? त्रिज्या और चाप की लंबाई, त्रिज्याखंड। वृत्तखंड क्या होता है? जीवा और चाप की लंबाई क्या होता है? वृत्तखंड कहलाता है। उसके बाद दो सूत्र हमें ध्यान रखने हैं, इससे संबंधित प्रश्न तो आएंगे इससे ही, दो दो तीन तीन नंबर में, लेकिन हमें दो सूत्र भी याद रखने हैं। क्या होता है? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। त्रिज्याखंड के संगत चाप की लंबाई थीटा बटे 360 2 पाई आर। अब याद कैसे रखिएगा? क्षेत्रफल की बात हो रही है, चैप्टर वृत्त है तो पाई आर स्क्वायर आएगा। चाप की लंबाई की बात करें, परिधि का सूत्र 2 पाई आर होता है, लेकिन दोनों के आगे क्या आ रहा है? थीटा बटे 360, थीटा बटे 360। ठीक है, तो क्षेत्रफल में पाई आर स्क्वायर होता है और लंबाई में वही स्क्वायर कहाँ आ गया जाता है? 2 पाई आर हो जाता है। आया आपको समझ में? चलिए अब हम अगला चैप्टर देखते हैं। चलिए बच्चों, अध्याय 12 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन को हम शुरू करते हैं। ठीक है, इस चैप्टर से आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनके सूत्र पूछे जाते हैं। इसमें आपको केवल अच्छे से सूत्र याद होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं इस चैप्टर का केवल सूत्र लिखवाऊंगा। ठीक है, डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है। ठीक है, जब मैं इसका चैप्टर करवाता हूँ तब बहुत ही बारीक बारीक डिटेल में आसानी से समझाता हूँ। ठीक है, तो अभी आप केवल सूत्रों पर फोकस कीजिएगा। घनाभ की बात करें तो घनाभ की 3 विमाएँ होती है। 3 विमा कौन कौन सी? लंबाई, ठीक है, चौड़ाई एवं ऊंचाई। कितनी विमाएँ होती है? 3 विमाएँ। लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। इसमें पूछा जाता है आयतन, दूसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घनाभ का जो आयतन होता है वो तीनों विमाओं का गुणा होता है, L गुणा B गुणा H। घनाभ का आयतन L गुणा B गुणा H। आगे बढ़ते हैं। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। क्या कहा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। घनाभ का वक्र पृष्ठीय, या कह सकते हैं चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, इसका क्या सूत्र होता है? 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B मल्टीप्लाई में H। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट के अंदर L प्लस B गुणे में H। आगे बढ़ते हैं, अगली आकृति देखते हैं। घन की 3 विमाएँ होती है, लेकिन घनाभ से भिन्न होती है। घनाभ में तीनों विमाएँ अलग होती है, घन में तीनों विमाएँ एक सी होती है। जैसे कि मैंने विमा को क्या नाम दे दिया? A नाम दे दिया। भुजा को क्या नाम दे दिया है? A नाम दे दिया। तो इसके भी 3 सूत्र होंगे। पहला, घन का आयतन, दूसरा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक, घन का आयतन क्या होता है? तीनों विमाओं का गुणा, यानी कि A का क्यूब। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
6a² एवं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल, 4 दीवारें हैं तो 4a²। चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 4a²। ठीक, अगली आकृति की तरफ बढ़ते हैं। अगली आकृति कौन सी? बेलन जिसको सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, इसमें भी विमाएँ होती है। कितनी विमाएँ होती है? तो 2 विमा होती है। एक होती है ऊंचाई और दूसरी होती है त्रिज्या। त्रिज्या नीचे वाले वृत्त की एवं ऊपर वाले वृत्त की त्रिज्याएं क्या होती है? समान होती है। ठीक है, तो इसमें त्रिज्या होती है और क्या होता है? ऊंचाई। इसमें भी वही तीनों सूत्र रहेंगे। पहला आयतन, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा संपूर्ण यानी कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन का देख लेते सबसे पहले। बेलन का आयतन का सूत्र होता है πr²h। क्या होता है बेलन का आयतन? πr²h। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh। क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल? 2πrh। आगे बढ़ते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक के अंदर r+h। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr कोष्टक के अंदर r+h। चलिए आगे बढ़ते हैं, शंकु की ओर बढ़ते हैं। शंकु की बात करें तो शंकु में 3 विमाएँ होती है। कौन कौन सी? केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या, शंकु की ऊपर से नीचे तक की ऊंचाई, और यह जो तिरछी रेखा है जिसे हम कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, जिसे लिखा जाता है L से। किससे लिखा जाता है तिर्यक ऊंचाई को? L से लिखा जाता है। शंकु में भी सूत्र को देखिएगा। पहला शंकु का आयतन, ठीक, दूसरा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले देखते हैं शंकु का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? πr²h। ठीक, तो आप कहेंगे सर बेलन का πr²h। बिल्कुल, बेलन का होता है πr²h और शंकु का कितना होता है? 1/3 πr²h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र πrl, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πrl, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr कोष्टक के अंदर r+l। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल πr कोष्टक में r+l। इसमें आपको चौथा एवं अंतिम सूत्र भी याद रखना पड़ेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको मैं डबल स्टार कर दूंगा, और वह है तिर्यक ऊंचाई का। कौन सा सूत्र है? तिर्यक ऊंचाई को किससे लिखा जाता है? L। ये रहा तिर्यक ऊंचाई, किससे लिखा जाता है? L से। इसका सूत्र होता है रूट के अंदर r² + h का स्क्वायर। तिर्यक ऊंचाई L बराबर रूट में r² + h²। ठीक है, अंतिम बची 2 आकृतियाँ, उनको भी समझ लेते हैं। एक है गोला, दूसरा है अर्धगोला। ठीक है, तो गोले में एक ही विमा होती है और वह होती है उसकी त्रिज्या। यही ऊंचाई है, यही चौड़ाई है और यही सब कुछ है। ठीक है, कौन? गोले की त्रिज्या। ठीक, इसमें सूत्र कौन कौन सा है? एक तो है आयतन, दूसरा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन का जो सूत्र है गोले का वह है 4/3 πr³। क्या होता है गोले का आयतन? 4/3 πr³। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो इसका सूत्र होता है 4πr²। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का अर्थ क्या होता है? कहीं से वक्र। अगर गोले को कहीं से वक्र करेंगे तो फिर वह गोला नहीं रहता, इसलिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र नहीं होता है। गोले के बाद आगे बढ़ते हैं अर्धगोले में। अर्धगोले में गोले की ही प्रकार, गोले को जब आधा कर देते तो अर्धगोला बनता है। इसमें भी एक ही विमा होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या। ठीक, अब इसमें कौन कौन से सूत्र हैं? पहला अर्धगोले का आयतन, दूसरा अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले के तीनों सूत्रों को समझ लेते हैं। पहला क्या है? आयतन, दूसरा क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीसरा क्या है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयतन गोले का कितना होता है? 4/3, तो इसका क्या हो जाएगा? आधा, 2/3 πr³। गोला है और ये क्या है? अर्ध। अर्ध का मतलब आधा। तो गोले का आयतन 4/3 πr³, अर्धगोले का 2/3 πr³। पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का कितना होता है? 4πr², तो इसका कितना होगा? 2πr²। क्या होता है? 2πr²। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, क्योंकि इसको बीच में से काटने पर कहीं से खुला रखा जा सकता है। इसको खुला नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इसका वक्र पृष्ठ नहीं होता है। इसका वक्र पृष्ठ होता है कितना? 2πr²। और संपूर्ण पृष्ठीय जो होता है वो होता है 3πr²।
ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया कमेंट में यस जरूर कीजिएगा। वीडियो को देखने के बाद लाइक करके और कमेंट में यस जरूर लिखना है आपको इस बार। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की ओर। अगला चैप्टर है हमारा सांख्यिकी। कौन सा है? सांख्यिकी। सांख्यिकी में सवाल जो है उसके अलावा सूत्र ही हो जाते हैं हमारे लिए इंपॉर्टेंट। सूत्र कौन कौन से? पहला, वर्ग चिन्ह का। वर्ग चिन्ह का जो सूत्र होता है वह होता है निम्न सीमा। कौन सा? निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में क्या आता है? 2। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में क्या है? 2। 2023 का जो बोर्ड का पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वो क्वेश्चन क्या था? वह क्वेश्चन था 20 से 30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। क्या निकालना था उसके अंदर? वर्ग चिन्ह ज्ञात करना था। बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, लेकिन बहुत आसान है। वर्ग चिन्ह का सूत्र क्या होता है? निम्न सीमा 20 है प्लस उच्च सीमा कितनी है? 30 है, और दोनों को किससे भाग दे देना है? 2 से भाग दे देना है। 20 और 30 को जोड़ेंगे 50 का क्या करना है? 2 से भाग देना है। कितना आ जाएगा? 25। तो वर्ग चिन्ह निकालना बहुत आसान है। निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे में क्या आता है? 2। आगे बढ़ते हैं। ठीक, 13.1 जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है माध्य, और माध्य को ज्ञात करने की 3 अलग अलग विधियाँ होती हैं। हम विधियों के सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, विधियों के अलग अलग नाम हैं, जैसे कि पहली विधि को कहा जाता है प्रत्यक्ष विधि। ठीक, दूसरी विधि को कहा जाता है कल्पित विधि। तीसरी विधि को कहा जाता है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। पग विचलन विधि। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है, ठीक, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। प्रत्यक्ष विधि सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। कल्पित विधि की तरफ पढ़ते हैं। कल्पित विधि का सूत्र होता है ए प्लस बटे का चिन्ह, ऊपर आता है सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। कल्पित विधि ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। पग विचलन विधि के लिए देखिए ए प्लस बटे का चिन्ह सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई, और इस पूरे के गुणे में क्या जाता है? एच। ठीक है, एच होता है वर्ग अंतराल में दी गई अंतराल, जैसे कि इसमें दे रखा है इन दोनों के बीच में कितने का अंतर आ रहा है? 10 का अंतर आता है, वो होता है एच। ठीक है, बहुलक की बात करते हैं। बहुलक को ज्ञात करना है तो बहुलक को ज्ञात करने का भी सूत्र होता है। बताइए क्या सूत्र होता है? एल प्लस क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट के अंदर, ठीक, F1 माइनस F0। बहुलक का सूत्र एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणे में क्या होता है? H। गुणे में क्या होता है? H। ठीक है, बहुलक का सूत्र एल प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और गुणे में क्या होता है? H। माध्यक की बात करें, माध्यक का सूत्र क्या होता है? तो माध्यक का सूत्र होता है क्या? एल। माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ। एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ, गुणे में क्या जाता है? एच। माध्यक का सूत्र एल प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस सी एफ बटे एफ, गुणे में क्या जाता है? एच। अच्छा, माध्यक बहुलक के बीच में एक संबंध होता है जो अभी पिछले लगातार 2 वर्षों से पूछा जा रहा है, उसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। क्या संबंध होता है? बहुलक जो होता है, ठीक है, बहुलक जो होता है वह बराबर होता है 3 गुणा माध्यक। क्या कहा मैंने? 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य के। ठीक है, यानी आपको बहुलक ज्ञात करना है तो 3 माध्यक में से 2 माध्यक को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, तब आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? बहुलक प्राप्त हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों, हमारा अंतिम चैप्टर प्रायिकता को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मैं सारा बताने के बाद में आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा, आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन सारों में से क्या क्या चीज़ समझ में आई, आपको उनका उत्तर पता है या नहीं, ताकि मुझे पता चल जाए कि मेरे द्वारा समझाया गया आपकी समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अध्याय 14 प्रायिकता। पहले बात करते हैं प्रायिकता की, यानी कि PE। प्रायिकता को किससे लिखा जाता है? PE से लिखा जाता है। आपको पहले तो इसका सूत्र याद रखना है। क्या होता है प्रायिकता का सूत्र? आने की संभावना बटे कुल संभावना। क्या कहा मैंने? आने की संभावना बटे कुल संभावना। या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हैं प्रायिकता PE बराबर घटना के घटित होने की संभावना
बटे में क्या लिख सकते हैं, कुल घटनाएं। ये भी आप प्रायिकता का सूत्र लिख सकते हैं, दोनों ही चलेंगे। आगे क्या ध्यान रखना है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, 1 होता है। जितनी भी घटनाएं घटती है उन घटनाओं को आप जोड़ेंगे तो आपका उत्तर हमेशा क्या मिलेगा, 1 प्राप्त होगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पीई प्लस पीई का पूरक, पूरक का मतलब होता है ये घटना घटने की बात है तो ये घटना नहीं घटना, घटना का घटित नहीं होना, उसको कैसे लिखते हैं, पीई के ऊपर बार का चिन्ह लगाया, पीई प्लस पीई के ऊपर बार बराबर हमेशा क्या आता है, 1 हमेशा उत्तर हमें प्राप्त होगा। घटना के घटित होना, घटना के घटित नहीं होना, दोनों का जोड़ हमेशा क्या आता है, 1 आता है, ठीक। बात करते हैं असंभव घटना की। असंभव घटना क्या होती है, वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती, क्या कहलाती है, असंभव घटना कहलाती है। वह घटना जो घटित नहीं हो सकती, यानी वो घटना घट ही नहीं सकती, ठीक है, घटित नहीं हो सकती, उसे क्या कहते हैं, असंभव घटना। जैसे कि मैंने कहा पासे पर 8 आने की प्रायिकता, तो आप कहेंगे कि सर पासे पे 8 तो होता नहीं है, ठीक। तो मैं कहूँगा बिल्कुल, पासे पे 1 से लेकर 6 तक लिखा होता है, क्या 8 आ सकता है, तो आप कहेंगे कि घटित नहीं हो सकता, तो उसकी प्रायिकता क्या आती है, 0। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। निश्चित घटना क्या होती है, वह घटना जो घटित होना निश्चित होता है, वह घटना जिसका घटित होना क्या होता है, निश्चित होता है। कौन सी घटना कहलाती है, निश्चित घटना कहलाती है। जैसे कि मैंने कहा एक पासे पर या एक पासे को आप उछालोगे तो 7 से कम आने की प्रायिकता, तो आप कहेंगे कि सर 7 से कम तो सभी संख्या है, यानी सभी की सभी आ सकती है, तो मैं कहूँगा बिल्कुल ये घटना तो फिर निश्चित हो गई, इसलिए आपकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, 1। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रायिकता जो होती है उसका मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, कभी कभी 0 आ जाता है, या 0 से बड़ा ही हमेशा प्राप्त होगा, कभी कभी 1 प्राप्त होगा, या हमेशा 1 से छोटा ही प्रायिकता हमें मान प्राप्त होगा। यानी प्रायिकता का मान 0 से छोटा कभी नहीं होता, प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होता, ठीक है। क्या कहा मैंने, प्रायिकता का मान 0 से छोटा, जैसे कि लिखा -2, -3, -4, क्या यह प्रायिकता होगी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, नहीं होगी, क्योंकि वो 0 से छोटा हो गया। फिर मैं पूछूं कि प्रायिकता का मान 2, 3, 4, क्या वह प्रायिकता का मान होगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, नहीं, क्योंकि ये तो 1 से बड़ा हो गया, ठीक। मैंने लिखा 3/5, 7/2, क्या यह प्रायिकता होगी, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ वाले को देखेंगे, सॉरी, ये वाली जो है वो प्रायिकता नहीं होगी। अंश जो है वह बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर हर बड़ा है तो हम कह सकते हैं हमारी प्रायिकता होगी, हर बड़ा होगा तभी प्रायिकता होगी। चलिए बच्चों, आपसे प्रश्न पूछने की बारी आ गई है, देखते हैं आपको कुछ कुछ समझ में आया भी है या नहीं आया, ठीक है। चलो देखते हैं। पहला प्रश्न, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु, जवाब दीजिए। अगला देखते हैं, 2 त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो, क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर हो। तब समरूपता की कौन सी कसौटी लगाएंगे आप, ए या एस, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। अगला प्रश्न है, बिंदु -2,5 में भुज क्या है, आपको बताना है भुज इसके अंदर क्या है। अगला प्रश्न, tan 45 का मान क्या होगा, 1/√3 या 1 होगा, ठीक। अगला प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर थीटा, उसका उत्तर क्या आएगा, या कोसेक स्क्वायर थीटा। जल्दी से कमेंट में जवाब दीजिएगा, देखते हैं आपको 5 में से कितने उत्तर प्राप्त होते हैं। और कल के पेपर के लिए आपको गणित की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त करेंगे और पेपर दे के आएंगे। उसके बाद वीडियो के कमेंट में लिखेंगे कि आपका पेपर में कितने नंबर का आप करके आए हैं। ओके बच्चों, बाय।